Hello students, I am Shweta and I am here to teach you chapter 1 of class 9th, that is matter in our surroundings. जैसे कि आपको पता है कि हमारा हर एक चैप्टर जो है डिवाइडेड होगा इनटू 2 to 3 पार्ट्स प्लस 1 पार्ट इज़ फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, सो हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कवर कर लिया है इन लास्ट 3 वीडियोस एंड इस पार्ट में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैटर. मैटर क्या होता है, जो कि आपके चैप्टर का ही नाम है. तो बताइए व्हाट इज़ मैटर. एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर. तो मैटर बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ मस्ट हैं किसी भी चीज़ को मैटर होने के लिए. ओके, जैसे एग्जाम्पल है आपका चेयर. तो चेयर क्या है, उसका एक पर्टिकुलर मास है प्लस वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है आपके कंप्लीट एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो मतलब उसका मास भी है और वॉल्यूम भी है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज मैटर. ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Next question is the intermixing of particles of two different types of matter on their own is known as what? उसको कहते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मीनिंग क्या था, जो पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं. ठीक है, जैसे इसमें आपने एग्जाम्पल देखा था, आपने जैसे किचन में खाना बन रहा है राइट, तो उसकी स्मेल आप तक कैसे पहुंच पा रही है, क्योंकि जो फूड के पार्टिकल्स हैं वहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं. फूड के पार्टिकल्स जो हैं, स्मेल जो है उसकी, वो एयर के साथ मिक्स होके आप तक पहुँच पा रही है. मतलब कि यहाँ पे भी दो तरह के पार्टिकल्स या उससे ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं. तो इसी इंटरमिक्सिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. तो पहले बात करते हैं कि हमारे पास कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर थी. 3 स्टेट्स थी, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब इन तीनों स्टेट्स में अगर हम डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनके बेसिस पे हम इसमें डिफरेंसेस देखेंगे. राइट, तो ये यहाँ पे कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं. इनके बेसिस पे हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में कंपेयर करेंगे. ठीक है, जैसे पहले बात करते हैं शेप की. तो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड की शेप हमेशा फिक्स्ड रहती है. ठीक है, वहीं पे अगर हम लिक्विड देखें, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, वो वही शेप ले लेता है जिस भी कंटेनर में उसको ऐड किया जाता है. ठीक है, सो नो डेफिनेट शेप इज़ देयर फॉर लिक्विड्स. एंड गैसेस में भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैली होती हैं, तो उनकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. तो हमने देखा सिर्फ सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है. राइट, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम. सॉलिड्स के केस में वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहती है. आपने एक चेयर ली, अगर आप एक चेयर को एक जगह पे रख रहे हो और उसी चेयर को उठा के दूसरी जगह पे रख रहे हो, तो वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. राइट, तो मतलब उसकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहती है. नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड्स की. लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है या नहीं, हमेशा फिक्स्ड रहती है. जैसे आपने एक बीकर लिया और एक ग्लास लिया. ठीक है, आपने 50 ml ऑफ वाटर लिया है, आप उसको बीकर में रखें या ग्लास में रखें, रहेगा तो वो 50 ml ही. राइट, तो लिक्विड्स के केस में भी हमारी वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहती है. नेक्स्ट आते हैं हम गैसेस पे. गैसेस की वॉल्यूम इज़ नॉट फिक्स्ड. ठीक है, क्योंकि हवा में जैसे आप देखते हैं एयर में इतनी सारी गैसेस होती हैं, उसकी कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं रहती, जितना भी स्पेस होगा वो अपने आप ऑक्यूपाई कर लेती हैं. अब जैसे सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स में एयर होती है. ठीक है, उसको कंप्रेस करके फिल किया जाता है, तो अगर उसको बाहर खुला छोड़ देंगे तो वो पूरा एटमॉस्फेयर कवर कर लेगी.
राइट, तो उसकी वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी। जैसा कि आपको पता है सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल्स में स्पेसेस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, होते ही नहीं हैं लगभग। ठीक है, तो उनको कंप्रेस हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है सॉलिड्स में। और अगर आप लिक्विड्स देखें, लिक्विड में थोड़ा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड्स में होती है। नेक्स्ट कमिंग टू द गैशियस पार्ट, गैसेस में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, राइट, तो स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो गैसेस एंड लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल बट सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिजिडिटी पे। तो रिजिडिटी अगर हम देखें, अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने सॉलिड्स पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करी, तो वो ब्रेक हो सकते हैं बट वो अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो हाईली रिजिड है, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर हाईली रिजिड। वहीं पे आप अगर लिक्विड को देखें, वो इतने रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें स्पेसेस हैं, कंप्रेस करोगे मतलब हो सकता है वो अपनी ब्रेक भी नहीं होएंगे, राइट, तो उनमें रिजिडिटी नहीं होती है। वहीं गैसेस की बात करें, दे आर ऑल्सो नॉट रिजिड। बेसिकली रिजिडिटी में देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और स्पेसिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, जो कि सिर्फ ट्रू होता है फॉर सॉलिड्स। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है और स्पेसिंग भी कम है, तो हाईली रिजिड होते हैं सॉलिड्स, जहाँ पर कि लिक्विड्स एंड गैसेस नहीं होते हैं रिजिड, राइट। ओके, नेक्स्ट आती है फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। फ्लूइड का मतलब होता है द एबिलिटी टू फ्लो, वो चीज़ फ्लो कर सकती है या नहीं कर सकती। तो अगर आप सॉलिड देखें, सॉलिड में तो ये एबिलिटी ही नहीं होती कि वो फ्लो कर पाए, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं ही नहीं, राइट। तो वहीं पे अगर आप लिक्विड देखें, लिक्विड में के केस में थोड़ा स्पेस होता है और आपको पता है जैसे वाटर है, वाटर फ्लो कर सकता है, तो वाटर में फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट गैसेस, गैसेस में भी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में, तो वहाँ पे भी फ्लूइडिटी होती है, एबिलिटी टू फ्लो। ओके, तो आपने देखा लिक्विड एंड गैसेस में फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है लेकिन सॉलिड्स के केस में नहीं करती। तो ये पूरा कंप्लीट कंपैरिजन है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पे वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कि आपका लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हैं 373.15 केल्विन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पर आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे आप अगर बात करें नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं, या कैम्फर होता है, जो कपूर होता है, वो अगर आप जलाते हो, सॉलिड होता है, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में जाता ही नहीं है, तो वो हमारा सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता है, राइट। डिपोजिशन क्या है? जस्ट रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड।
विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, ऐसा कब होता है कि आपकी जो गैसेस हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये चीज़ हमने देखी थी लास्ट क्लास में, जहाँ पर कि हमने एक एक्टिविटी की थी कि जो वेपर्स हैं, ठीक है, जो वेपर्स हैं जब वो हमने एक बीकर में रखी थी तो वो वेपर्स ऊपर जाके क्या हो रही थी, सॉलिडिफाइड हो रही थी बीकर के कॉर्नर्स पे, जिससे कि हम ये देख रहे थे कि जो गैसेस हैं वो सॉलिड में चेंज हो सकती है। आप इस चीज़ को लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो। ओके, सो डिपोजिशन एंड सब्लिमेशन, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the factors that affect evaporation? evaporation जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? These are the 4 factors on which evaporation depends. पहला है आपका सरफेस एरिया, देन टेम्परेचर, देन इज़ योर ह्यूमिडिटी एंड देन विंड स्पीड। ये भी हमने लास्ट क्लास में कवर किया है कंप्लीट कि किसको इंक्रीज़ करने से एवेपोरेशन के रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं इसको। अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो एवेपोरेशन पे क्या इफ़ेक्ट होगा? आपने सरफेस एरिया बढ़ाया, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और एक प्लेट में आपने पानी लिया, तो एवेपोरेशन किस में जल्दी होगा? जो प्लेट है, बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन फास्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा? जैसे कोई हॉट डे है, उस दिन आपका इवेपोरेशन फास्ट होगा। गर्मी के दिन इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जबकि वहीं पे आप अगर एक कोल्ड डे देखें, विंटर सीजन में देखें, तो इवेपोरेशन कम होता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो मूव करेंगे एक दूसरे से दूर। ठीक है, तो इसलिए इवेपोरेशन वहाँ पे फास्टर होता है। तो टेम्परेचर इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स जो वाटर वेपर्स आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। अगर ऑलरेडी वेपर्स ज़्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा? पहले से ही वेपर्स इतनी ज़्यादा हैं तो इवेपोरेशन कैसे होगा? कम होगा इवेपोरेशन। ठीक है, ह्यूमिडिटी के केस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के लिए। अगर नमी बहुत ज़्यादा है पहले से ही तो इवेपोरेशन कम होगी, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, बहुत लो है, तो क्या होगा? इवेपोरेशन फास्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विंड स्पीड। विंड स्पीड मीन्स, विंड स्पीड में क्या होगा? हवा आती है तो क्या होगा? वो अपने साथ वेपर्स को ले जाएगी, राइट। तो अगर आपकी विंड स्पीड ज़्यादा है, विंड बहुत ज़्यादा विंड चल रही है, तो इवेपोरेशन भी फास्टर होगा। तो विंड स्पीड इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी ज़्यादा विंड चलेगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और अगर विंड नहीं चल रही है, इवेपोरेशन का रेट थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो हमने देखा इन 4 फैक्टर्स में से सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड, ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन के, बट ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये आपके 4 फैक्टर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो आपके क्वेश्चंस आर नाउ ओवर एंड फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट है। कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट in the below section, and please like and subscribe the channel. Thank you.